आइए बीजगणित को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। हम देखेंगे कि अलजेब्रा या बीजगणित है क्या। इसके अंदर जो टर्म आते हैं, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, कांस्टेंट या वेरिएबल क्वांटिटी, नॉन वेरिएबल क्वांटिटी, ये सारे टर्म क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, लिटरल लेटर्स क्या है, या बीजी व्यंजक क्या है, बीजी अक्षर क्या है, इस सारी टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे और एक एक करके सिस्टमेटिकली वे में आगे की तरफ हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा या जिसको हम बीजगणित कहते हैं। अब गणित से हमारा काम क्यों नहीं चला, हमें अलजेब्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी। जिस तरह से हम समाज में रहते हैं और सामान्य नियम कानून के तहत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, हम अक्सर समाज में अपने देखते हैं कि वो सामान्य नियम कानून के तहत वो कार्य नहीं हो पाते हैं, तो हम दूसरे रास्ते से उस काम को निपटाने की कोशिश करते हैं जो कि इलीगल होता है। तो ठीक इसी तरह से हम देखते हैं कि जब गणित के अंदर हम आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी जटिल समस्याओं का समाधान जो है इसके माध्यम से नहीं हो पाता है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे संसाधन की जिसके माध्यम से हम आसानी से उस समस्या का हल निकाल पाएँ। तो इसी को हम कहते हैं बीजगणित। अब बीजगणित में क्या है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बीजीय अक्षर की बात करते हैं। देखते हैं बीजीय अक्षर। बीजीय अक्षर क्या है। बीजीय अक्षर या लिटरल लेटर जिसको हम कहते हैं, लिटरल लेटर्स, ये है क्या, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। सपोज कर लीजिए कि यहाँ हमने एक आयत बना दिया, ठीक है, और इस आयत को बनाने में सपोज कर लीजिए हमने 4 तिल्लियाँ लगा दी। अगर हम आपसे पूछें कि इस एक आयत में कितनी तिल्लियाँ लगी, तो आप कहोगे कि 4। अगर हम कहें कि इसी तरह का 2 आयत बनाना हो तब कितनी तिल्लियाँ लगेंगी, आप कहेंगे 8। इस तरह से हम कहें अगर 3 बनाना हो तो आप कहेंगे 12। इस तरह से हम कहें कि अगर n आयत बनानी हो तो कितनी लगेंगी, तो आप कहेंगे कि n × 4, यानी 4 × n करेंगे। तो यहाँ हमारा n क्या हुआ, ये तो अंक नहीं है, ये तो एक अंग्रेजी का अक्षर है। तो n से हम इसकी संख्या n को मान करके हम 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन तक ले जा सकते हैं। यानी n हमारा क्या हुआ, ये बीजीय अक्षर हुआ। जिस तरह से सिंपल वे में और समझते हैं, आपका काम समाज में सिंपल वे में नहीं संपादित हो रहा। कोई आदमी आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप सिंपल आदमी हो और आपका काम नहीं हो रहा है, आप डाकुओं का साथ ले लिया आपने, हालांकि इलीगल है। जैसे मान लीजिए चंबल घाटी के जो लुटेरे हैं वहाँ आप पहुँच गए, तो आप तो सिंपल आदमी हो, लेकिन जब वहाँ पहुँचोगे तो वो आपको किस निगाह से देखेगा कि ये तो सिंपल आदमी है, आया है हमारे पास, तो आप क्या हुए, सिंपल, यानी उनकी निगाह में आप क्या हुए, बीजीय अक्षर हुए। अब हम आते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जिसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जब आप सिंपल आदमी हो, जब चंबल घाटी के लुटेरों के पास जाओगे तो उनके जो नियम सिद्धांत हैं, उनके जो कायदे कानून हैं, बंदूक को उठाना, गोली चलाना या किसी की हत्या करना, कुछ भी करना, तो
उस सिद्धांत में आपको ढलना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ ढलते हो तब तो भाई उनके आप मेंबर हो, नहीं ढलोगे तो बाहर निकलो। ठीक इसी तरह से जब ये अक्षर जो अंग्रेजी के हैं या कोई भी अक्षर हो, एक्स वाई जेड जो भी अक्षर हैं, अगर वो गणित के अंदर आते हैं तो उन्हें गणित के जो 4 फंडामेंटल फैक्ट हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग यानी ऑपरेशनल थिंग्स जिसको कहते हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। तो जब यही बीजीय अक्षर जो अक्षर यानी लिटरल लेटर जब गणित के अंदर आते हैं और उनके ऊपर गणित के नियम यानी जोड़, घटाना, गुणा का प्रयोग किया जाता है, तो उनके मिलने से जो चीज बनती है वो कहलाती है अलजेब्रिक यानी बीजीय व्यंजक कहलाता है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे 4 क्या है भाई, ये हमारी एक संख्या है और इसको हमने प्लस कर दिया यक्स। अब ये यक्स क्या हुआ, यक्स जो है एक अक्षर है और 4 का साथ इसको मिल गया, तो ये हमारी ये जो बना ये हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या 4x हम लिख दे रहे हैं तो 4 इंटू एक्स यानी 4 का यक्स में हमने मल्टीप्लाई किया है, यानी यहाँ गुणा के नियमों का पालन हो रहा है, यानी इनको इनके नियमों का पालन करना है। तो ये हमारा हो गया 4x, ये बीजी व्यंजक हुआ या बीजी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। तो हमारे समझ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बीजी अक्षर क्या है, जो अक्षर सिंपल हैं अगर गणित के अंदर आते हैं तो बीजीय अक्षर कहलाते हैं, और गणित के अंदर आकर के जब वो गणित के 4 नियमों का यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग का प्रयोग करके सांचे में ढल जाते हैं तो ऐसे अक्षरों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या इनको हम इस तरह के समीकरण को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है, ये बात आप हमारे समझ से समझ गए। अब हम चलते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं, ये जो क्वांटिटी हमारी हो गई, एक हम आते हैं चर राशियां वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम वेरिएबल क्वांटिटीज कहते हैं। वेरिएबल क्वांटिटीज, आइए देखते हैं कि वेरिएबल क्वांटिटीज क्या है या चर राशियां क्या है। अलजेब्रा में हम आते हैं तो इसकी बड़ी महत्ता है। चर, तो इसको कैसे आप दिमाग में बैठाओगे, चर का मतलब होता है, आप दिमाग में बैठाइए, वेरिएबल का मतलब होता है बदलना, इससे भी पकड़ सकते हैं। और सीधा एक टर्म हम आपको बता रहे हैं, चर माने होता है चरना। थोड़ा सा दिमाग बैठाने के लिए कह रहा हूँ। तो चरता कौन है भाई, गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो एनिमल चरते हैं घास को। तो आप क्या बताओ, एक जगह खूंटे में बांध दोगे तो उसका चरना संपन्न होगा? नहीं होगा। यानी उसको आप खुला छोड़ देंगे तो घूम करके टहल करके चर लेगा। तो यानी कहने का मतलब उसका स्थान जब बदलेगा, मान बदलेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ही वो बढ़िया तरह से चर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं उनको हम चर राशि कहते हैं, यानी वेरिएबल क्वांटिटीज इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहने का मतलब जो लिटरल लेटर आए हैं एक तरह से समझे कि वही चर है। जैसे अभी मैंने जंगल पार्टी का उदाहरण दिया, तो आप गए हो तो आप तो चर हो भाई, आप गए हो, नहीं सूट करेगा तो भाग जाओगे, लेकिन वो तो अस्थाई है, कांस्टेंट है। इस समझने की बातें मैं कर रहा हूँ। कहने का मतलब जो लेटर होते हैं, जो लिटरल लेटर्स होते हैं, वही क्या है, चर है, उनके मान बदलते रहते हैं। जैसे हमने सपोज कर लीजिए कि यहाँ हमने एक आयत बनाया, ठीक है, और ये हमने कहा कि भाई इस आयत की जो लंबाई है वो यक्स है, ठीक है। तो अब ये इसका यक्स का मान कुछ भी हो सकता है। मान ली हमने 4 मान लिया। अब इसी आयत को अगर हम इतना बड़ा बना दें तो आप बताओ कि क्या इसी आयत की ये जो यक्स यहाँ भी हम लिख दें तो क्या इस यक्स और इस यक्स में कोई अंतर नहीं है? है। ये निश्चित रूप से बड़ा दिख रहा है, तो इसका मान यहीं पे क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। अब जैसे हमने यहाँ 4x लिखा
तो अगर हम चाहें तो 4 इंटू 1 करें एक्स की जगह पे तो यहाँ 4 हो गया। देखिए अब 4 इंटू हम 2 कर दें, एक्स की वैल्यू रख दें तो यहाँ 8 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक्स का मान जो है चेंज होता जा रहा है, यानी बदलता जा रहा है। तो ऐसी राशियों को चर राशियां कहते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, जो विशेष रूप से लिटरल लेटर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा के अक्षर गणित के नियमों सिद्धांतों में ढलने की कोशिश करते हैं। तो आप ये समझ लो कि उनको भागना पड़ता है, चर होते हैं वो। अब आ जाइए दूसरी बात हम समझते हैं, औचर। औचर देखिए नाम से स्पष्ट है, औ माने नहीं और चर माने चर, न चर। इसको कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल क्वांटिटीज, कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल क्वांटिटीज कहते हैं। यानी ऐसी राशियां जिनके मान बदलते नहीं हैं, कांस्टेंट रहते हैं, चाहे वो जहां भी रहें तो वही मान होते हैं। तो ऐसी राशियों को चर राशियां न कह के हम अचर कहते हैं। जैसे 4 हमने यहाँ लिख दिया भाई, तो अब आप बताओ कि ये 4 तो इस 4 ही हम पढ़ रहे हैं, और इसको हम इतना बड़ा 4 लिख दें तो क्या ये इसको क्या हम 8 पढ़ेंगे? इसको अब भी हम 4 ही पढ़ेंगे। तो इस तरह की जो राशियां हैं, यानी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, इसको हम अचर यानी अचर राशियां कहते हैं जिनके मान नहीं बदलते हैं। तो हमारे समझ से चर राशि, अचर राशि, वेरिएबल क्वांटिटी, नॉन वेरिएबल क्वांटिटी और लिटरल लेटर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारी बातें आपके समझ में आ गई। अब हम चलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट या जिसको हम गुणांक कहते हैं। तो देखिए गुणांक नाम से स्पष्ट है, गुणा वाली अंक, यानी जिससे गुणा किया जाता है उसे हम गुणांक कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया 4xy, तो यहाँ पे या हम मान लीजिए सपोज कर लीजिए हम 4x लिख दिया, तो हम अगर आपसे पूछें कि x का गुणांक क्या है तो आप क्या कहोगे? भाई जिसका पूछा जाए उसको छोड़ दीजिए। ये x का पूछा, x का गुणांक क्या हुआ? 4 हुआ, 4 से गुणा किया गया। अब हम आपसे पूछें कि 4xy z में z का गुणांक क्या है? भाई z को छोड़ दो, जो चीज़ों का गुणा हुआ है वही हमारा क्या हुआ? गुणांक हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? 4xy गुणांक हो गया। अगर x का पूछेंगे तो 4yz हो जाएगा, y का पूछेंगे तो 4xz हो जाएगा। जिसका पूछे उसको छोड़ करके जो चीज़ें बचती हैं वही हमारी क्या हो गई? गुणांक हो गई, कोफिशिएंट हो गई। ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने 4xy कर दिया तो हम y का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? -4x। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो गुणांक भी आप समझ गए। अब हम चलते हैं समान पद। समान पद को समझते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में लाइक टर्म्स कहते हैं, लाइक टर्म्स। अब आइए देखते हैं कि लाइक टर्म्स क्या है। यानी जो समान पद, यानी समान जाति की होंगी, समान नेचर की होंगी, उन्हें हम समान पद कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, समान पद में 2 बातों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। एक तो पहला आप इसका घातांक देखेंगे, घातांक, ठीक। और दूसरी बात आप चर राशि देखेंगे, चर राशि। यानी जो चर राशि है उसका वो कैसी, क्या है, वो क्या एक जैसी है दोनों में, या उसका घातांक क्या है, क्या दोनों में एक जैसा है। अगर चर राशि है और घातांक उसका कुछ भी है, दूसरी राशि भी मिल रही है उसका भी घातांक कुछ भी है, और चर राशि है, तो अगर सिमिलैरिटी को देखना है तो हमें चर राशि भी देखनी पड़ेगी और उसके घातांक को भी देखना पड़ेगा। जैसे सिंपली आप गुणा करते हो तो 5 गुणे 5, तो क्या इसको 5 पे 2 घात नहीं लिख सकते हैं क्या? भाई 5 गुणे 5
या 5 पे वर्ग, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो दोनों बातें एक ही है। अगर हम इसको 5 गुणे 5 गुणे 5 कर दें तो क्या हम 5 पे 3 नहीं लिख सकते क्या? 5 पचे 25, 5 पचे 25, 125। ठीक इसी तरह से जब हम यक्स एक चर राशि है और इसमें यक्स का हम गुणा करते हैं तो इस पे एक घातांक माना जाता है। ठीक है भाई, कहीं कोई कुछ भी नहीं है तो एक ऊपर वाला तो है हर जगह। तो इसीलिए इसको एक मान के, इसको एक मान के, इस पे यक्स पे हम 2 घात चढ़ा देते हैं। ठीक, ये इसको आप जानते हो कि मैथ की भाषा में इसको हम बेस कहते हैं और ये हमारा क्या है, घातांक है, या ये हमारा आधार है और ये हमारा घातांक है। घातांक या जिसको अंग्रेजी में एक्सपोनेंट कहते हैं, ये बात आप पढ़ चुके हो, एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है भाई, तो जो ये है ये तो आधार है, इसके कंधे पे जो बैठा है, हम लोग जमीन पे खड़े हैं, जमीन हमारी आधार हो गई, हम खड़े हैं तो हम घातांक हो गए। तो वही बात यहाँ ध्यान रखनी है कि समान पद अगर होंगे, यानी समान राशियां होंगी और उनके घातांक भी समान होंगे तो उन्हें हम लाइक टर्म्स कहेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ हमने लिख दिया 2x² y और यहाँ हमने लिख दिया 3x² y। तो आप क्या देख रहे हो कि इस पे आप ना जाइए, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं ध्यान में रखते हैं। अरे भाई वो तो कुछ भी हो सकती है, संख्या तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन है तो वही से सांप है, 4 सांप यहाँ है, 10 सांप वहाँ है, तो 4 यहाँ है, 10 वहाँ है, तो है तो सांप ही, तो एक जाति के हुए भाई। अब आप कहेंगे 4 सांप यहाँ है, 15 नेवला वहाँ है, तो वो तो अलग अलग जाति हो गई, 4 यहाँ है 15 वहाँ है। तो आप संख्या को नहीं ध्यान में रखिए, वो तो जाति को ध्यान में रखिए। ठीक इसी तरह से हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, समान पद हो जाएंगे। अगर हम यहाँ माइनस कर दें 2x² y और यहाँ 3x² y, तो क्या ये समान पद नहीं है क्या? है, यह भी समान पद है, लाइक टर्म है, क्योंकि माइनस वाले और प्लस पे आप ना जाइए, बल्कि इनके घातांक देखिए समान है और इनमें पद भी समान है। तो ये हमारा हो गया लाइक टर्म। अब लाइक टर्म में और थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई। आइए, जैसे हम आपसे कहें कि y² x एंड x² y, तो अब आप बताएं क्या ये समान पद है, लाइक टर्म है? नहीं है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं x तो यहाँ है, x यहाँ भी है, लेकिन घातांक इस पे 1 है और इस पे घातांक 2 है। यहाँ y है, यहाँ भी y है, लेकिन घातांक इस पे 1 है और इस पे 2 है, इसलिए है लाइक टर्म नहीं होंगे। और लाइक टर्म अब इसमें हम लोग देखेंगे कि किसे जोड़ और घटाव, गुणा और भाग में इनके प्रयोग किए जाते हैं। लाइक टर्म को ही हम जोड़ते हैं, समान जाति के ही लोग समान एक दूसरे को लाइक करते हैं, समान पद। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, इसको इधर उधर लिखा जा सकता है, जैसे y² x z हम लिख दें या z x y² लिख दें, तो क्या ये समान पद हैं? हाँ बिल्कुल है, इधर से उधर लिख देने में कोई बात नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 घात, यहाँ पे भी 2 घात, यहाँ पे x का 1 घात, यहाँ पे z यहाँ पे भी, z यहाँ पे भी, तो इस तरह से ये समान पद है। अब आ जाइए हम थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं भाई। अब एक बात आ गई यहाँ पे पद की बात, लाइक टर्म, पद, ये टर्म कौन सी वाला है, पद या टर्म्स? देखिए, जब बीजी अक्षर एक साथ आते हैं और गणित के नियमों बीजी व्यंजक जब बनते हैं तो उसमें पद भी होते हैं। जैसे यहाँ पे 4x हमने लिख दिया तो एक ही पद है, यहाँ पे कोई प्लस का सीन नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे हमने 4+x लिख दिया तो 2 पद हो गए। यहाँ 4x + 3y का y कर दिया तो यहाँ 2 पद हो गए। हमने y कर दिया तो यहाँ 3 पद हो गए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि उसमें जोड़ घटाना का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब हम अगर आपसे कहें कि 4xy² और 4 और हम लिख दें 8x²y³ तो अब हमें आपसे पूछें कि इसमें और इसमें क्या अंतर है भाई, क्या ये लाइक टर्म है?
समान पद हैं? तो आप देखिए, आप कहेंगे कि बिल्कुल है सर, ये क्योंकि ये 2 से 4 कट जाए, 8 कट जाएगा, 2 चौको 8 हो गया, या एक पद इसमें है, एक एक्स कट जाएगा और यक्स क्यू, यानी यक्स क्यू हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ये वाई रहता तब तो समान होते, अब ये हमारे दोनों क्या हो गए, लाइक नहीं हुए, लाइक टर्म नहीं हुए। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आते हैं अनलाइक टर्म को देखते हैं। अनलाइक का मतलब होता है असमान पद। तो अभी मैंने आपको बताया असमान पद जिसको अनलाइक टर्म कहेंगे, अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स क्या है भाई? तो आप अभी मैंने बताया कि सबसे पहला पहचानने का क्या तरीका है, हम वह चर राशि को देखेंगे, फिर दूसरी बात उसके घातांक को चेक करेंगे। हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं जाएंगे। अगर उनके चर राशि एक जैसे हैं और घातांक एक जैसे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समान पद कहेंगे, और डिफर कर रहे हैं तो असमान पद कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक्स वाई स्क्वायर जेड यहाँ लिख दिया और हमने एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया। तो अब आप सोचिए, क्या ये और ये आपस में समान पद हैं? नहीं है, क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है, जेड भी है, लेकिन इसमें जेड नहीं है, इसलिए अनलाइक टर्म हुए। अब यहाँ हमने लिख दिया 12x स्क्वायर वाई जेड ऋण, या मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 15x स्क्वायर वाई जेड। तो अब आप बताएं क्या ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है? आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर इसमें भी है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, जेड इसमें भी है, तो ये तो लाइक टर्म हो गए। लेकिन अगर यहीं पे हम क्यूब कर दें तत्काल ये अनलाइक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके चर राशि को भी चेक करना है और इसके घातांक को भी देखना है। अगर ये सारी चीजें हम देख पाते हैं तो इसको हम चर राशि यानी लाइक और अनलाइक टर्म में कैटेगराइज कर पाएंगे। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट लिटरल लेटर्स, अलजेब्रिक इक्वेशंस, कोफिशिएंट, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, इन सारी चीज़ों को क्लियर करने की हमने कोशिश की। कमिंग लेक्चर में इसके ऑपरेशंस को हम जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे लाइक टर्म या अनलाइक टर्म आपस में जोड़ते हैं, गुणा कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। इन सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए हम एडवांस की तरफ चलेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।